हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इतिहास तरंगिणी में। हम प्राचीन भारतीय इतिहास को कंटिन्यू किए हुए हैं और इसी क्रम में अगला टॉपिक है भारत में सिकंदर का आक्रमण। हम पिछले कुछ वीडियोस पे भारत में हुए पहले विदेशी अभियानों पे चर्चा कर रहे थे, जिसके तहत हमने पढ़ा था कि भारत पे जो पहले विदेशी आक्रमण हुए वो हुए पारसी या ईरानी आक्रमण, जिसके तहत हमने साइरस द्वितीय यानी कुरुश और दारा प्रथम यानी डेरियस प्रथम के बारे में अध्ययन किया था। इसी क्रम में आगे हम इस वीडियो में देखेंगे ईरानी आक्रमण या मकदूनियाई आक्रमण, जिसके तहत हमें सिकंदर के भारत पे हुए अभियान को पढ़ना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और इसका नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ऐड हो जाइए इतिहास तरंगिणी, वहाँ आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज का टॉपिक सिकंदर का आक्रमण। इस टॉपिक को समझने के लिए आपको निम्न बिंदुओं से होकर गुजरना होगा। सबसे पहले आपको समझना होगा सिकंदर का जो पृष्ठभूमि रहा वो कैसा रहा, उसका बैकग्राउंड क्या था। फिर हम उसके सिकंदर के अभियान को समझेंगे। जब वह मकदूनिया से चल के भारत की ओर कूच करता है तो रास्ते में कहाँ कहाँ कौन कौन सी लड़ाइयाँ करता है उसको भी हम देखेंगे। फिर जिस युद्ध के लिए वो विश्व प्रसिद्ध है, भारत में जिस युद्ध को वो लड़ता है पुरस के साथ, उस युद्ध का नाम है हाइडेस्पीस युद्ध। हम इस युद्ध के बारे में भी चर्चा करेंगे। फिर हम देखेंगे सिकंदर की वापसी तथा उसकी जो मृत्यु का जो क्रम है वो देखेंगे, घटनाक्रम। फिर हम समझेंगे कि भारत में जो यूनानी आक्रमण हुए उसका क्या प्रभाव रहा। जैसे कि अपने पिछले वीडियो में भी देखा था कि भारत में जो पारसी अभियान हुए उनका क्या भारत पे प्रभाव रहा, वैसे ही इसमें हम समझेंगे कि भारत पे जो यूनानी आक्रमण हुए उनका भारत पे राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक दृष्टिकोण से क्या प्रभाव पड़ा। दीर्घकालिक प्रभाव या अल्पकालिक प्रभाव, इतिहासविदों में वैसे तो इसमें मतभेद है, लेकिन फिर भी जो प्रभाव रहे हम उसको समझेंगे। तो चलिए पहला टॉपिक शुरू करते हैं, सिकंदर का पृष्ठभूमि। देखो, सिकंदर जो था वो मकदूनिया के शासक फिलिप द्वितीय का पुत्र था। वो अपने पिता की मृत्यु के बाद 20 वर्ष की आयु में मैसिडोनिया का शासक बनता है। तो इसकी जो अर्ली लाइफ की जो हमें जानकारी मिलती है वो यहाँ मिलता है कि इसका जो पिता था सिकंदर का, उसका नाम था फिलिप द्वितीय, और फिलिप द्वितीय मकदूनिया यानी मैसिडोनिया का शासक था। जब यह मात्र 20 वर्ष की आयु का था तब इसके पिता की मृत्यु हो गई और 20 वर्ष की अवस्था में यह मैसिडोनिया का शासक बनता है। तो आप समझिए कि जिस वक्त ये शासक बनता है मकदूनिया का, वह इसके लिए एक फेवरेबल कंडीशन नहीं रहा होगा। 20 वर्ष की आयु में शासक बनना चुनौतियों से भरा होगा। इसके गुरु का नाम मिलता है अरस्तु या एरिस्टोटल। तो इसके अर्ली लाइफ के बारे में इतनी जानकारी पर्याप्त है कि इसके पिता का नाम फिलिप द्वितीय था, वह मकदूनिया का शासक था। उसके मृत्यु के बाद यह मकदूनिया का शासक बनता है। अब सिकंदर के अभियान के बारे में देखें तो सिकंदर सबसे पहले मकदूनिया और ईरान के क्षेत्र को जीतता है, जो उसका अपना शासन था, क्योंकि वो चुनौतियों से भरा हुआ क्षेत्र था। वो अभी नया नया शासक बना था, 20 वर्ष की आयु ही थी, तो उसके जो चैलेंजेस थे पहले उसने उसको कंट्रोल में लिया। तो सबसे पहले वो मैसिडोनिया को अपने अंडर में लेता है, फिर ईरान को जीतता है, ईरान को अपने अंडर में लेता है। देखो, ईरान को अंडर में कैसे लेता है। देखो, सबसे पहले वो क्या करता है कि एशिया माइनर का जो क्षेत्र है, जो वर्तमान तुर्की का क्षेत्र है, जिसे एशिया माइनर कहते हैं, एशिया माइनर, सीरिया, बेबीलोनिया, इजिप्ट और बैक्ट्रिया के क्षेत्र को एक सिरे से जीतना चालू करता है। फिर वो अंत में 330 बीसी में अरावेला का युद्ध लड़ता है, जिसमें हखामनी वंश के सबसे अंतिम शासक दारा थर्ड के साथ वो युद्ध करता है। तो दारा तृतीय अरावेला के युद्ध में हार जाता है। अरावेला के युद्ध में दारा तृतीय हार जाता है और संपूर्ण हखामनी साम्राज्य सिकंदर के अंडर में आ जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि सबसे पहले वो क्या करता है कि मैसिडोनिया और ईरान के क्षेत्र को वो जीतता है और इसी समय वह विश्व सम्राट बनने का सपना देखता है। इसके बाद वह 326 ईसा पूर्व में जब वह हखामनी साम्राज्य को जीत जाता है, अपने अंडर में कर लेता है, पूरे ईरान को अपने अंडर में कर लेता है, इसके बाद वह भारत की ओर कूच करने का प्लान बनाता है। तो मकदूनिया और ईरान के बाद वह भारत की ओर अपनी विशाल सेना लेकर निकलता है 326 ईसा पूर्व में।
तो इसका रूट क्या रहा वो देखिए। सबसे पहले ये क्या करता है, बल्क को जीतता है, बल्क से अपनी यात्रा प्रारंभ करता है। काबुल को जीतते हुए वह हिंदू कुश पर्वत को पार कर जाता है। हिंदू कुश पर्वत को पार करते ही वह भारत के निकटवर्ती क्षेत्रों में पहुंच जाता है। भारत का सबसे निकटवर्ती प्रदेश था बुखारा। बुखारा कहो या निकैया कहो या जलालाबाद का क्षेत्र कहो, यहाँ पे बुखारा और निकैया के क्षेत्र में जब वो पहुँचता है तो वहाँ पे तक्षशिला का एक राजा होता है जिसका नाम है आम्भी। आम्भी अपनी अपनी प्रतिनिधि मंडल के साथ पहुँचता है बुखारा में, और वहाँ पे वो मिलता है अलेक्जेंडर से। ठीक है, अलेक्जेंडर से मिलता है, उसका सम्मान करता है, अलेक्जेंडर को आमंत्रित करता है भारत के क्षेत्रों पे अभियान करने के लिए। और वहीं एक व्यक्ति और मिलता है अलेक्जेंडर से जिसका नाम होता है शशिगुप्त। यह भी उसका सम्मान करता है, बहुत सारी खूबसूरत महिलाओं को लेकर जाते हैं उसके सम्मान में, वहाँ पे पेश करते हैं अलेक्जेंडर के सामने। फिर अलेक्जेंडर को आमंत्रित करते हैं कि आप आइए और भारतीय क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिलाइए। तो इसी कारण से आम्भी को भारत का प्रथम देशद्रोही और शशिगुप्त को भारत का द्वितीय देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है। तो प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है कि आम्भी कहाँ का शासक था जिसने अलेक्जेंडर को प्रेरित किया भारत पे अभियान करने के लिए। तो वह तक्षशिला का शासक था आम्भी, जिसने भारत पे आक्रमण करने हेतु अलेक्जेंडर को प्रेरित किया। इस प्रकार आश्वासन पाकर सिकंदर भारत की ओर बढ़ता है। सिकंदर जब भारत की ओर बढ़ता है तो इस क्रम में वह अपनी सेना को दो हिस्सों में बांट लेता है। पहले भाग में हेफस्तियान और पर्डियस नेतृत्व कर रहे थे, जो खैबर दर्रे होते हुए भारत में एंटर कर जाते हैं। सिकंदर इन्हें आदेश दिया रहता है कि आप सिंधु नदी के तट पे पहुंचिए और वहां पे हमारा वेट कीजिएगा। तो पहले भाग का नेतृत्व कौन कर रहा था, हेफस्तियान और पर्डियस। दूसरे भाग का नेतृत्व सिकंदर स्वयं कर रहा था और यह स्वात घाटी होते हुए भारत में एंटर कर जाता है। भारत के जो अंदर का भाग था वहाँ वो पहुँच जाता है। हिंदू कुश पर्वत पार कर ही गया था, और हिंदू कुश पर्वत का जो खैबर दर्रा हमें मिलता है वहाँ से इसका पहला भाग, और यह स्वयं स्वात घाटी से होते हुए भारत में एंटर कर जाता है। तो सिकंदर भारत में आने के लिए अपनी सेनाओं को दो टुकड़ों में बांट लेता है। पहली टुकड़ी हेफस्तियान और पर्डियस के नेतृत्व में, दूसरी टुकड़ी का वो स्वयं नेतृत्व कर रहा था। रास्ते में सिकंदर सबसे पहले अस्पेसियनों को हराता है। एक ट्राइबल ग्रुप है अस्पेसियन, उनको हराता है। अस्पेसियनों को हराने के बाद वो नीसा के क्षेत्र में पहुंचता है, जहां नीसा जनजाति स्वयं को यूनानियों का वंशज मानती है और आत्मसमर्पण कर देती है सिकंदर के सामने। इसके बाद ये गौरियनों को हराते हुए अश्वकों के प्रदेश में पहुंचता है, जिसकी राजधानी थी मसग। यहाँ ऐसा चर्चा मिलता है कि सिकंदर अश्वक प्रदेश में जितनी महिलाएं थी उनकी भी हत्या कर देता है, और इसके बाद वह वजीरा और ओरा को जीतते हुए पुष्कलावती पहुंचता है। यहाँ उसकी जो सेना की प्रथम टुकड़ी थी वो पहले से ही पहुंची हुई थी, और पुष्कलावती के क्षेत्र को वो पहले ही जीत चुकी थी। यानी कि सेना की जो पहली टुकड़ी थी वह पुष्कलावती पहुंच के पुष्कलावती और सिंधु के बीच के क्षेत्र तक वो अपना विजय कर चुकी थी। सिंधु नदी के तट पर जब सिकंदर पहुंचता है तो वहाँ पे एक महीने का विश्राम करता है। फिर वह 326 बीसी में सिंधु नदी को पार करके भारत की भूमि पर कदम रखता है। तो आप देखिए यहाँ पे जो आम्भी का राज था वो था सिंधु और झेलम के बीच में, और उसके बाद पोरस करा जाता है झेलम और चिनाब के द्वाब में। ठीक है, तो यहाँ सिंधु तक तो सिकंदर पहुँच ही गया है, यानी कि पुष्कलावती और सिंधु के बीच का क्षेत्र सिकंदर के हाथ में है। सिंधु से लेकर झेलम का क्षेत्र आम्भी का था, और आम्भी पहले ही आत्मसमर्पण कर चुका है, तो वो झेलम तक तो पहुंच गया है। और झेलम से लेकर चिनाब तक का क्षेत्र पोरस का था, यानी कि झेलम नदी को अगर पार करना है तो उसे पोरस से युद्ध करना होगा। तो जब वो मिलता है आम्भी से, शशिगुप्त से बुखारा निकैया में, तो वहाँ पे सिकंदर सभी को पत्र भेजता है कि आप आइए और आत्मसमर्पण कीजिए। तो उस समय जो पोरस था उसके पास भी चिट्ठी पहुंचती है, लेकिन पोरस ने कहा कि मैं आपके इस आमंत्रण को स्वीकार नहीं करता हूं, हम आपसे युद्ध क्षेत्र में, रण क्षेत्र में आपसे मुलाकात करेंगे। तो इसके बाद युद्ध होता है हाइडेस्पीच का युद्ध। ठीक है, देखिए झेलम नदी
कि झेलम नदी को वितस्ता नदी भी कहते हैं, इसलिए इस लड़ाई का जो युद्ध का जो नाम पड़ता है वो इसी नदी के नाम पे पड़ता है, झेलम का युद्ध या वितस्ता का युद्ध, जिसे यूनानी हाइडेस्पीच का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध की तिथि जो मिलती है वो मिलती है 326 ईसा पूर्व। देखिए होता क्या है कि रण क्षेत्र में जैसे ही हाइडेस्पीच की लड़ाई जब प्रारंभ होती है तो एक तरफ सिकंदर की सेना होती है, दूसरी तरफ पोरस की सेना होती है। सिकंदर की सेना में जो घोड़े का इस्तेमाल किया गया, तीव्र घोड़े, तेज घोड़ों का इस्तेमाल किया गया, वहीं दूसरी ओर पोरस के सेना में हाथियों का इस्तेमाल हो रहा था। प्रारंभ में पोरस हावी पड़ता है सिकंदर पे, लेकिन मौसम बिगड़ने के कारण, काफ़ी तेज बारिश होने के कारण वहाँ पे जो मिट्टी थी वह दलदली हो गई और हाथी उसमें कामयाब नहीं हो पाए। तो यहाँ आप देखिए एक सिक्का जारी करता है सिकंदर इस युद्ध के पश्चात, जब सिकंदर जीत जाता है, कि घोड़े पे सिकंदर बैठा है और यहाँ हाथी पे आपको पोरस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सिक्का वो जारी करता है 326 ईसा पूर्व में, जब वो हाइडेस्पीच की युद्ध जीत जाता है। तो यह थी लड़ाई, हाइडेस्पीच की लड़ाई, सिकंदर वर्सेस पोरस की। अब देखते हैं सिकंदर की वापसी तथा मृत्यु। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में होता है। जब ये वापस लौट रहा होता है तो ये पुनः अपनी सेना को 2 टुकड़ों में बांटता है, एक थल सेना के रूप में और एक जल सेना के रूप में। तो सवाल यहाँ से पूछता है सिकंदर के जल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो सिकंदर के जल सेना का नेतृत्व निरियाकस कर रहा था और थल सेना का वो स्वयं नेतृत्व करता है। और वापसी के दरमियान सिकंदर पुनः भारत में कुछ लड़ाइयाँ लड़ता है, जैसे शूद्रकों और मल्लकों को हराता है। और भारत में सिकंदर का जो अंतिम विजय होता है वह होता है पाटन, गुजरात का क्षेत्र। सिकंदर भारत में कुल 19 महीने तक रहा था। जितना उसका टाइम पीरियड रहा युद्ध का भारत में, उसका जो वर्णन मिलता है वो मिलता है कि सिकंदर भारत में कुल 19 महीने तक रहा था। अब देखते हैं लास्ट टॉपिक, यूनानी आक्रमण का प्रभाव। इसको भी कुछ खंडों में बांट के देखना चाहिए, जैसे कि राजनीतिक प्रभाव क्या रहा है इसके, आर्थिक और व्यापारिक प्रभाव क्या रहा है, सांस्कृतिक प्रभाव क्या रहा है और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसके प्रभाव क्या रहा है। ठीक है, अब देखिए जब यूनानी आक्रमण भारत में होता है तो उस समय हम देखते हैं कि भारत का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है ये काफ़ी राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहा था। यहाँ पे एकता का अभाव होता है। हम देखते हैं कि आम्भी, शशिगुप्त जैसे जो राजा हैं वह स्वयं ही उसको आमंत्रित करते हैं भारतीय प्रदेशों पे आक्रमण करने के लिए। तो जो नॉर्थ वेस्ट का क्षेत्र है वहाँ पे एकता में कमी थी और इस अभियान के बाद उस क्षेत्र में एकता को बढ़ावा मिलता है। साम्राज्यवादी नीति भी भारत में देखने को मिलती है, क्योंकि इसके तुरंत बाद ही हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में मौर्य साम्राज्य का नींव रखा। इसी के बाद हम देखते हैं कि क्षत्रप प्रणाली, गवर्नेंस में भारत में जो प्रशासन की विधि रही उसमें क्षत्रप प्रणाली को भी इंट्रोड्यूस किया गया। हमने देखा था शक क्षत्रप, कुषाण क्षत्रप जैसे प्रणाली भी यहाँ पे शामिल किए गए। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो ये जो व्यापारिक मार्ग थे पहले से, जो इनके अभियानों के चलते और उनका खुलासा हो गया कि ये रास्ते हैं पश्चिम से, भारत का संपर्क वहाँ से और बढ़िया हो गया। उस कारण यहाँ पे आर्थिक गतिविधियों का भी प्रोत्साहन मिला और व्यापारिक दृष्टिकोण से भी इसे बल प्राप्त हुआ। सांस्कृतिक प्रभाव देखें तो भारत में ज्योतिष विद्या, सिक्के ढालने की जो कला थी, सिक्कों में तिथि युक्त सिक्के ढालना, चित्र, जिन शासक का सिक्का है उनका चित्रांकन करना, ये सब भी देखने को मिलता है इसके बाद से। इसी समय से भारत में जो प्रतिमाएं बनाने जाने लगी, मूर्ति कला का यहाँ पर निर्माण होता है, जो यूनानी और भारतीय सांस्कृतिक मिक्सचर का जो देन था, जो आगे चल के गांधार मूर्ति कला के रूप में प्रसिद्ध हुई, वो भी यूनानी आक्रमण का प्रभाव देखने को मिलता है। कुछ ऐतिहासिक प्रभाव देखने को मिलते हैं। ऐतिहासिक प्रभाव देखने को मिलते हैं जैसे कि भारत में जो इतिहास लिखे जाने लगे वो तिथि क्रम के हिसाब से लिखे जाने लगे। हम देखते हैं कि भारत में जो भी हम अभी हिस्ट्री पढ़ते हैं वह उसमें जो भी हम एडी या बीसी का जो भी हम टाइमलाइन लेते हैं हम यहीं से लेते हैं 326 या 323 बीसी से, इतना आगे और इससे पीछे जो टाइमलाइन हम लेते हैं वो यहीं से लेते हैं, क्योंकि यहीं से हमें तिथि का ज्ञान होना प्रारंभ हो जाता है। तो हम जो तिथि क्रम, जो क्रोनोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं वो यहीं से करते हैं। तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी यह बहुत महत्वपूर्ण था। अब देख लें यहाँ पे
मकदूनियाई आक्रमण एवं भारतीय कला संस्कृति पर इसके प्रभाव क्या रहा है। 326 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत में सिकंदर के आगमन के पश्चात भारतीय और यूनानी संस्कृतियों का संपर्क हुआ। इसके महत्वपूर्ण परिणाम निकले, जैसे पहला हमने देखा कि यूनानी सिक्के तथा इनकी ढलाई तकनीक का प्रचलन हुआ। इन सिक्कों पर जारी करने वाले राजा का नाम, जारी करने का वर्ष, शासक का चित्रण होता था। ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि यूनानी हेलेनिस्टिक कला वो भी भारत में पहुंची, जो आगे चलकर भारतीय यूनानी मूर्ति कला के संश्लेषण से पश्चिमोत्तर भारत में मूर्ति कला की नवीन शैली, जिसे हमने नाम दिया था गांधार शैली, का विकास हुआ। यहीं से भारत में प्रतिमाओं के विकास का भी शुरुआत माना जाता है। तो ऐसे कुछ प्रभाव पड़े भारत पे। तो निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं कि भारत पे ईरानी और मकदूनियाई आक्रमणों के परिणाम स्वरूप क्रमशः पर्शियन और यूनानी कला संस्कृति का भारतीय कला संस्कृति के साथ संश्लेषण होने के कारण भारतीय कला संस्कृति पर उसका व्यापक प्रभाव पड़ा। तो ये टॉपिक था भारत में यूनानी आक्रमण, जिसके तहत हमने सिकंदर के अभियान को पढ़ा, और पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था भारत पे विदेशी आक्रमण के प्रथम अभियान पर्शियन जो इन्वेजन्स हुए हमारे इंडिया में, उसको हमने डिटेल में पढ़ा। तो ये दोनों वीडियो मिला के ये कंप्लीट होता है भारत पर विदेशी आक्रमण। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।